बस गौतम बस। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले? तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले? 2 साल से अपनी इंसल्ट सह सह कर गौतम थक चुका था। उसने अपनी के रूड बिहेवियर को हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन आज सरेआम इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और गायत्री देवी की ओर बढ़ा। ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से सस्ता सा गिफ्ट? बस आज से, अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी, भूलना मत। हैप्पी बर्थडे दादी साहब। बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर अवनी के होश उड़ गए? आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी और अवनी इतना घबरा गई? अरे रोको, कोई रोको गौतम। 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको जापड़ मार दी और बर्बाद हो जाएंगे। अब नहीं, आज शाम को जो गिफ्ट मिलेगा ना, उससे तुम्हारे साथ साथ दादी साहब के भी होश उड़ जाएंगे, देख लेना। गौतम ने अवनी से तो कह दिया था, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने जा पहुंचा। एक अंगूठी की तरफ देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओए, क्या देख रहा है? तू जानता भी यहाँ के एक एक जेवर की कीमत 5 लाख रुपए शुरू होती है। देख रहा हूँ। देखने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छा, तो मारने के भी पैसे नहीं लगते, आया समझ में? आगे रे। गार्ड ने आंख देखा ना ताव और गौतम को धक्का दे दिया। जाना। अवनी की दादी को क्या गिफ्ट देना है, गौतम ये सोच ही रहा था कि तभी ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को लेकर वहाँ पहुँचा। ये देखिए खड़ा है। गिरफ्तार करो इस चोर को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? साहब यही वो आदमी था जो दुकान के बाहर चक्कर काट रहा था साहब। अरे मैं तो बस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। थाने चल, सब पता चल जाएगा। वहाँ के डंडे सब सच उगलवाने के काम आते हैं। सब सच आ जाएगा सामने कि तूने इतनी सी देर में चोरी करके अंगूठी किसे दे आया। अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए आप लोग। क्या है? मैं अवनी अग्रवाल का हस्बैंड हूँ। तो तू है वो अग्रवाल परिवार का निठल्ला घर जमाई जो अपनी अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। मैंने इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप तू रुक। आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। आप पूछिए अपनी से, वो आपको सब बताइए। What? अब वो चोरी भी करने लग गया है। इंस्पेक्टर आप उसे मारो पीटो, जो चाहे करना है करो, मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर आ रहा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से कड़क आवाज आई। इंस्पेक्टर मारू। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया, वहाँ शहर का कमिश्नर खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी वर्दी अपनी सर्विस से घबराहट हो गई क्या तुम्हें? सर ये तो चोर है सर। तो हुक्म, मेरे इस इंस्पेक्टर की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको यहाँ बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हुक्म। सर आप एक मामूली से घर जमाई के सामने हाथ जोड़ रहे हो। सर इस चोर की बीवी ने मुझे खुद बोला है इसे छोड़ना नहीं है। चोर? हाउ डेयर यू से दैट? अगर ये चाहे तो उस शोरूम से भी बड़ी 10 दुकानें खरीद कर आग लगा दे। ये देखो। कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। हमको माफ कर दीजिए हुकुम, हमको माफ कर दीजिए। हुक्म, मैं आपको बाहर छोड़ूं? बस इतना ध्यान रखिए कि मेरी पहचान के बारे में किसी को पता ना चले, मेरी बीवी को भी नहीं। जी। गौतम ये कहकर वहाँ से निकल गया।
क्या है सच्चाई? क्यों कमिश्नर साहब तक उससे हुक्म कहकर उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपकी होश उड़ा देगा। एक कार आकर रुकी, उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर और क्या है गौतम की असली पहचान? शाम होते ही महल में जश्न का माहौल बना, और क्यों ना हो, आखिर अवनी की दादी सा गायत्री देवी का जन्मदिन जो था, शहर के जाने माने लोग उनके इस जन्मदिन समारोह का हिस्सा बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। देश भर से लोग उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद गौतम भी अवनी की दादी सा गायत्री देवी की बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी गौतम को पार्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम किस लिए छुड़ाया तुम्हें पुलिस स्टेशन से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे मैं तो ज्वेलरी शॉप के बाहर होकर देख रहा था, पुलिस ने आके मुझे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देके निकला वहां से। ठीक है ठीक है। ये क्या है गिफ्ट के नाम पे? कैसी गंदी सी पैकिंग है ये? छोटे से डिब्बे में आखिर गौतम क्या गिफ्ट लेकर आया होगा? वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसने पुलिस स्टेशन में गौतम को वो बॉक्स दिया था? पैकिंग पे मत जाओ, जो अंदर है ना उसे देख के तुम भी चौंक जाओगी। अरे किसका बर्थडे है? दादी सा। हाँ तो दादी सा खोलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, जब बाकी गेस्ट वहाँ जाके दादी सा को अपना गिफ्ट दे तो तुम चुपके से जाके वहाँ पे अपना बॉक्स रख देना, समझे? पता नहीं दादाजी ने किस जंग का बदला लिया मुझसे, तो तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी करा दी। ना तो पैसे हैं और ना तमीज। जाओ। गौतम को सोच पाता उससे पहले ही किसी के कदम पार्टी के वेन्यू हॉल की तरफ बढ़ने लगे। वो खूबसूरत लड़की चेहरे पर मुस्कान लिए एक बॉक्स के साथ गायत्री देवी की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही अवनी का चेहरा उतर गया। गिफ्ट बॉक्स से एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार नेक पीस निकला। ये गिफ्ट देने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी की कजिन सिस्टर शनाया थी। इतनी चमकदार हीरे तो मैंने अपनी 75 साल की उम्र में कभी नहीं देखे। इस घर की बाकी लड़कियों से तो कितनी स्मार्ट और समझदार है शनाया। गौतम ने अपनी वाइफ अवनी की ऐसी खुलेआम बेइज्जती होते हुए देखा। शनाया, वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा, नहीं? शनाया गौतम की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ नहीं पाई। उसने अकड़ कर उस पेंडेंट का दाम जोर से बोला ताकि सब सुन सके। हाँ, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? इसका मतलब शनाया को ये डायमंड बेचने वाला उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख के डायमंड को 1.5 करोड़? कुछ भी। जो लोग जेब में 500 रुपए लेके घूमते हैं, वो कब से लाखों करोड़ों का ज्ञान देने लगे? गायत्री जी तमतमाते हुए बोली। तू इस पार्टी को खराब करने आया है क्या? खुद तो निठल्ला है ही। सबके सामने डायमंड का गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को बदनाम करना चाहता है। दादी साहब, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो मिस्टर पारिक से पूछ लीजिए। राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट वही है ना? प्लीज। ना चाहते हुए भी गायत्री देवी को मिस्टर पारेख को उस डायमंड नेकलेस की जांच पड़ताल करने की अनुमति देनी पड़ी। मिस्टर पारेख ने वो डायमंड नेकलेस लिया और उसकी जांच करने लगे। कुछ देर उसे देखने के बाद उन्होंने कहा, किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। पारेख की पार की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। देखा दादी साहब, मैं तो आपसे कह ही रहा था। अरे शनाया किसी ने जो बस गौतम बस। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले? तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले? 2 साल से अपनी इंसल्ट सह सह कर गौतम थक चुका था। उसने अवनी के रूड बिहेवियर को हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन आज सरेआम इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और गायत्री देवी की ओर बढ़ा। ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से सस्ता सा गिफ्ट? बस आज से, अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना, एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी। भूलना मत।
हैप्पी बर्थडे दादी साहब। बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर अवनी के होश उड़ गए? आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी और अवनी इतना घबरा गई? अरे रोको, कोई रोको गौतम को। 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको जापड़ मार दी और बर्बाद हो जाएंगे। 3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। पर शादी के कुछ वक्त बाद ही हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए, इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अवनी के लिए क्यों चुना। फिर उनके जाने के बाद परिवार की बागडोर उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ले ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मैंशन से अलग कर दिया था। अवनी आज भी यह सदमा भूल नहीं पाई थी। डैड, हम ठीक तो है ना? मैं दादी सर से मदद मांग कर देखूं, उनके जितने भी पैसे होंगे ना मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। पर अवनी, दादी सर तुम्हारी मदद नहीं करेगी। हाँ दादी सर। बोलो, क्या काम है? गीता देवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? अगर आज भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है या मुझे अपनी दादी मानती हो, तो अभी के अभी तुम गौतम को तलाक दे दो और चैरिट ग्रुप के चेयरमैन के बेटे कबीर के साथ शादी कर दो। दादी साहब, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। दादी साहब, मेरी बात। अम्मी प्लीज डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। इतनी बड़ी रकम बाहर जाके भीख मांग के लाओगे क्या? अवनी, तुम मेरी बात सुनो, तुम आज ही के आज इस आदमी से तलाक ले लो। ये तेरी लाइफ से आउट, तो फिर दादी साहब हमें अपने घर में एंट्री दे देगी। और वैसे भी कबीर तुम्हारा दोस्त है। गीता देवी को अब कबीर के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर का एक ऐसा सच था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। दरअसल कबीर चैरिट ग्रुप का वाइस चेयरमैन शेखर आनंद का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही अय्याश था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नई लड़की उसका शिकार हो जाती थी। यूं तो उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, लेकिन शेखर आनंद के रुतबे और पैसे के आगे किसी पुलिस वाले की भी नहीं चली। शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। घड़ी खम्मा मुंशी जी, कैसे हैं आप? गौतम इस वक्त जिस शख्स से बात कर रहा था वो और कोई नहीं, उसके पापा रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुंशी कमल स्वरूप थे, जो रंजौड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजौड़ के राजकुमार थे। मुंशी जी, मैं एक मुसीबत में हूँ, आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने हैं कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर है। ठीक है, तो मुझे 30 लाख की सख्त जरूरत है, मुझे जल्द से जल्द चाहिए। हुकुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होके किसी के घर का काम कर रहे हो, झूठा गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। समर भगवान। मुंशी जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं। हुकुम, 30 लाख तो हम आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या शर्त है? आपको दीप शिकाब से शादी करनी होगी। ठीक है मुंशी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। इस 30 लाख के साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे चैरिट ग्रुप चाहिए। चैरिट ग्रुप? लेकिन क्यों? ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। भैया रोको 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 रोको,
जिस गौतम को दुनिया पिछले 4 साल से एक नॉर्मल सा इंसान समझ रही थी, उसका सच आज सिर्फ मुंशी जी ही जानते थे। मुंशी जी, कंपनी खरीदने की फॉर्मेलिटीज हो गई? आपके फोन आते ही मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस आपके साइन करने की देरी है। गुड, आपको मेरा एक और काम करना होगा। इस कंपनी का चेयरमैन है शेखर आनंद और उसका एक बेटा है बिगड़ा हुआ कबीर आनंद। मैंने सुना है शेखर आनंद के इशारे के बिना इस कंपनी में पत्ता तक नहीं हिलता। बिल्कुल सही। नाइस। तो मुझे लगता है शेखर आनंद ने काफी काम कर लिया है, अब उसे आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ अग्नि की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कबीर से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी के सारे फैसले आप ही लेंगे। मुंशी जी, मुझे देर हो रही है, मेरा चेक दे दीजिए। थैंक यू। मुंशी जी के फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। हुकुम। अग्नि अभी कबीर आनंद के कमरे में गई है। गौतम ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने कैबिन में क्यों बुलाया था। उसके कैबिन में एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की को उस पर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। कम इन। अवनी, कम। सो ऐसे आना हो। अवनी ने कबीर के केबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अवनी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे भी बता रही हो? ये सब तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। अरे नहीं कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती। तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक्सेप्ट मी। कम ऑन अवनी, जस्ट वन ड्रिंक लो, चेक लो और जाओ। इतना क्या सोचना। कौन है बेटू? अंदर कैसे आया? गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, इस कुत्ते ने आपके बेटे को थप्पड़ मारने की कोशिश की है। अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर कबीर आनंद, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों को लूटने और उनके साथ फ्रॉड करने और बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तुम ऐसे नहीं कर सकते। अभी कभी कमिश्नर से बात करनी है। ड्रिंक में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन हिल गई थी। आज कबीर के काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। डैडी जी को बचाने के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज किया? तुम्हें ये चेक किसने दिया? वो मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। उसकी कंपनी में बहुत सारा फायदा हो गया था तो उसने मुझे उधार दे दिया। अवनी, 40 मिनट बचे हैं, हमें शोरूम चलना होगा। तो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। 10 मिनट रह गए हैं और तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब हैं। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसे दे पाओगे, इसीलिए जेल जाने के लिए तैयार है। अवनी बेटा, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मेरा तो जी गले तक आ गया है। मॉम, डोंट वरी, ये रहा चेक। देखा, मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। ये तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। मॉम, ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं, कबीर ने नहीं।
आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाके कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ तुम लीजिए से। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर पे आपकी साइन चाहिए थी। कल कब फ्री है सर आप? मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगा। ओके सर। अरे जीजा साहब, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? क्योंकि लूजर्स के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, अवनी की कजिन शनाया थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी चैरियट के साथ मिलकर काम करता था। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो? मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले, रख ले, काम आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किसके काम आने वाला है। इसे संभाल के रखना, बहुत जल्द तुम्हारे काम आने वाला है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसी बात करने की? इसके बाद जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, सोच समझ के करना, समझे तुम? क्या कर लेगा बे तू? बेबी छोड़ो ना, किस लोफर के मुंह लग रहे हो तुम। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लेते हैं। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। छोड़ो ना बेबी। शनाया उस घर जमाई ने गलत आदमी से पंगा लिया। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के केबिन में चला गया। प्लीज कम सर। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एक बात बताइए, आप ये रघुवेंद्र पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? हाँ सर, जानता हूँ। रघुवीर जी हमारी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद से रघुवेंद्र पंडित की कंपनी के साथ चैरियट ग्रुप काम नहीं करेगा। उनके साथ जो भी डील्स होने वाली है सब कैंसिल कर दी जाए और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते, हम उनके साथ काम नहीं करते। क्योंकि काम जो होता है वो औकात देखकर नहीं, हालात देखकर दिया जाता है। क्या सिद्धार्थ गौतम को चेयरमैन के साथ बात करते देख लेगा? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।